अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा आप सबका। आई एम योर मेंटर हफ्सा अमजद एंड टूडेज आवर लेक्चर नंबर 24। बेटा इन टूडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट on two topics which are actually the freezing point and the density of liquid। बेटा आज के टॉपिक में हम क्या करेंगे, दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, देन वी विल डिस्कस द डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स। द आउटलाइन फॉर द टूडेज टॉपिक इज बेटा फ्रीजिंग पॉइंट में डेफिनेशन देखेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे, देन इससे रिलेटेड एग्जांपल्स लेंगे। उसके बाद हम डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे आ जाएंगे, उससे डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। आफ्टर दैट वी विल explain the reasons of high density of liquid and then we will explain it by using 2 or 3 एग्जाम्पल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ फ्रीजिंग पॉइंट। बेटा हमने पहले पढ़ा कि इवेपोरेशन क्या होता है, कि जिसमें एक लिक्विड जो है गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, उसे हम कहते हैं इवेपोरेशन। अगर वही गैसियस फॉर्म में जो कोई भी कंपाउंड है चेंज हो रहा है लिक्विड फॉर्म में, तो उसे हम कह देते हैं कंडेंसेशन। फिर एक हमने पॉइंट पढ़ा जिसमें हम कहते हैं कि अगर किसी भी टेम्परेचर पे एक लिक्विड जो है वो गैसियस में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन क्या है कि उसका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है, ठीक है, जिस पे हम उसे हीट कर रहे हैं। उसका टेम्परेचर वो वाला टेम्परेचर आता है जिस पे उसके मालिक्यूल लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं, और उस टेम्परेचर को हमने उसका बॉइलिंग पॉइंट कह दिया। मतलब जिस पे वो बॉयल हो रहे हैं वो उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया। लेकिन अब यहाँ पे हमने पढ़ना है फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। फ्रीज करना मतलब किसी चीज़ को लिक्विड फॉर्म से या गैसियस से लिक्विड और लिक्विड से दोबारा से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसे हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीज कर देना, जिस तरह आपने एक पानी लिया है लिक्विड फॉर्म में, उसे आपने आइस क्यूब्स में या आइस में कन्वर्ट करना है, तो वो क्या होगा, जिस टेम्परेचर पे वो कन्वर्ट हो रही है वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट को बेटा हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर लेते हैं। द पॉइंट नहीं वर्ड यूज़ करेंगे बेटा हम। पॉइंट का मतलब है कोई एक नुक्ता, लेकिन यहाँ पे हम फ्रीजिंग पॉइंट एक्चुअली टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम वर्ड टेम्परेचर का यूज़ करेंगे। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टेट को एग्जिस्ट with solid state at equilibrium। The temperature at which the liquid state coexist with solid state at equilibrium। equilibrium बेटा हम ये वर्ड यूज़ करते हैं एक डायनामिक एक्विलिब्रियम। डायनामिक एक्विलिब्रियम मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे लिक्विड स्टेट भी एग्जिस्ट कर रही है और सॉलिड स्टेट भी एग्जिस्ट कर रही है, उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, उस सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल मैंने एक वाटर लिया है जो लिक्विड फॉर्म में है, H2O लिक्विड फॉर्म में लिया, ठीक है, और वो क्या है, कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड फॉर्म में, मींस आइस में ही कन्वर्ट हो रहा है। ये क्या है, पानी लिक्विड फॉर्म में और ये आइस में कन्वर्ट हो रहा है। तो जिस टेम्परेचर पे वो लिक्विड फॉर्म में भी होगा और आइस में भी होगा, मतलब अगर इसके 5 मालिक्यूल्स लिक्विड में है और 5 मालिक्यूल्स क्या है, आइस की फॉर्म में आ गए हैं, एक्विलिब्रियम पोजीशन पे हैं, एक ही अमाउंट में है, मतलब पानी भी एग्जिस्ट कर रहा है लिक्विड फॉर्म में और आइस की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड। अब बेटा यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम फ्रीजिंग पॉइंट को कैसे डिटर्मिन करते हैं, मतलब कि हमारे पास जो गिवन कंपाउंड है वो फ्रीज़ हो रहा है, कैसे फ्रीज़ हो रहा है, उसके लिए उसकी एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक कंटेनर ले लिया, ठीक है, इस कंटेनर में मैं कोई सा भी लिक्विड लेती हूँ। लिक्विड के तौर पे बेटा मैं एज ए एग्जांपल वाटर ले लेती हूँ। मेरे पास क्या है, ये लिक्विड में वाटर है, ठीक है, ये इसके मालिक्यूल्स हैं। मालिक्यूल्स को मैं लाइन से शो करूँगी क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में है। बेटा जब इस मालिक्यूल को या इस लिक्विड स्टेट को, ठीक है, हम क्या करें कि कूल डाउन करें। फॉर एग्जांपल इसका टेम्परेचर था पहले 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 की बजाय 25 ले लेते हैं क्योंकि रूम टेम्परेचर 25 होता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये लिक्विड फॉर्म में है। लेकिन अगर मैं इसको ठंडा करूँ, कूल डाउन करूँ, क्या करूँ मैं, कूल डाउन करूँ, फ्रीज़र में रख दिया, ठीक है, क्या होगा, ठंडा करने से इसका टेम्परेचर क्या है, डिक्रीज़ हो रहा है। टेम्परेचर हो गया फॉर एग्जांपल 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है, इसके मालिक्यूल जो है ना थोड़े थोड़े यहाँ पे आपस में जमना शुरू हो गए हैं। ये एक लेयर मैं बता देती हूँ एज ए एग्जांपल कि ये फ्रीज़ हो रहे हैं, आइस की फॉर्म में आ रहे हैं। अब ये क्या है, ये बाकी तो लिक्विड है। फिर दोबारा से टेम्परेचर को और कूल डाउन किया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाए। अब यहाँ पे मालिक्यूल्स और फ्रीज़ हो गए,
ठीक है। अब इतनी लेयर्स हैं, कुछ ऐसी लेयर्स हैं जो लिक्विड फॉर्म है, कुछ ऐसी हैं जो सॉलिड फॉर्म में। तो उस टेम्परेचर पे जिस पे जो है मालिक्यूल लिक्विड फॉर्म में भी थोड़ा सा एग्जिस्ट कर रहा है और सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है, उस टेम्परेचर को हम उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। इसमें एक्चुअली हुआ क्या है कि बेटा जब आपने लिक्विड को कूल डाउन किया है तो जो लिक्विड वेपर प्रेशर यहाँ पे एग्जर्ट कर रहे थे, वेपर्स का प्रेशर, वो क्या हुआ है, कम हो गया। जब आप मालिक्यूल्स को कूल डाउन करते हो तो क्या होगा, उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये मालिक्यूल मैं ले रही हूँ, इसकी एनर्जी क्या है, कम हो गई है। जब एनर्जी कम होगी तो बेटा ये आहिस्ता आहिस्ता बैठना शुरू हो जाएगा बॉटम पे। जब इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो क्या होगा, when its vapor pressure is decreases and a state is reached when the vapor pressure of a liquid becomes equal to the vapor pressure of a solid। मतलब आपने क्या किया कि आपने जब उसे कूल डाउन किया, उसका वेपर प्रेशर कम हो गया, तो एक ऐसी कंडीशन आएगी बेटा कि जिसमें आपको लगेगा कि जो यहाँ पे इस टाइम वेपर प्रेशर वो एक्चुअली सॉलिड का वेपर प्रेशर है। तो वो स्टेट, वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर जो है एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, डायनामिकली इक्विलिब्रियम शो करेंगे, तो उस स्टेट को, उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। फॉर एग्जांपल हम बहुत सारे कंपाउंड्स लेंगे जिसमें हम उनका फ्रीजिंग पॉइंट्स पढ़ेंगे कि उनके फ्रीजिंग पॉइंट्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले ले लेते हैं वाटर, H2O। H2O का बेटा फ्रीजिंग पॉइंट आप लोगों को पता है कि क्या है, उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो फ्रीज हो जाता है। एक दूसरा कंपाउंड ले लेते हैं जो कि फ्रीज होता है डिफरेंट टेम्परेचर पे। फॉर एग्जांपल इथाइल अल्कोहल ले लेते हैं, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल किस पे फ्रीज होता है बेटा, ये -115 पे फ्रीज हो जाता है। इसी तरह से हम एन ऑक्टेन ले लेते हैं। एन ऑक्टेन बेटा फ्रीज होता है -57 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मतलब इसे, इसका टेम्परेचर 0 से भी ज़्यादा नीचे लेके जाएंगे, -57 पे लेके जाएंगे, तो तब उसका वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड का सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल होगा और उस स्टेट में वो क्या होगा, फ्रीज हो जाएगा। लिक्विड फॉर्म भी एग्जिस्ट कर रही है और सॉलिड फॉर्म भी एग्जिस्ट कर रही होगी। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं एसिटिक एसिड की। एसिटिक एसिड का बेटा फार्मूला आपको पता है कि नहीं पता, चले हम उसका फार्मूला लिख लेते हैं, CH3COOH। ये एसिटिक एसिड का फार्मूला है बेटा। ये फ्रीज होता है 16.6 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये हमारे पास आ गई फ्रीजिंग पॉइंट की एग्जांपल्स। नेक्स्ट मूव करते हैं कि डेंसिटी कैसे, डेंसिटी क्या है, डेंसिटी का इफेक्ट क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। चलें जी, डेंसिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ डेंसिटी। बेटा आप लोगों को पता है डेंसिटी हम किसे कहते हैं, डेंसिटी इज एक्चुअली द mass per unit volume, mass per unit volume। डेंसिटी इज डिफाइंड एज mass per unit volume। अब mass per unit volume को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेंसिटी के लिए मैं D यूज़ कर रही हूँ, mass per unit volume। एक एरिया है, ठीक है, एक स्पेसिफिक एरिया, उसका जो मास होगा और जितनी उसने स्पेस ऑक्यूपाई की है वो क्या होगी, उसकी डेंसिटी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक पेन लिया है, ठीक है बेटा, ये पेन है, इसने एक स्पेसिफिक स्पेस यहाँ पे ऑक्यूपाई किया और एक इसका स्पेसिफिक मास है, तो ये क्या है, इसकी डेंसिटी है। मतलब इसकी डेंसिटी हम उसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे कि इसका मास कितना था, इसने वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई किया, इसने कितना एरिया लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो उसकी डेंसिटी हो जाएगी। अब आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि डेंसिटी का आपस में, इन दोनों मास और वॉल्यूम से क्या रिलेशन है। डेंसिटी इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड डेंसिटी इज एक्चुअली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। डायरेक्टली का मतलब डेंसिटी बढ़ेगी अगर तब जब मास बढ़ेगा। मतलब अगर किसी चीज़ का मास है पहले 5 ग्राम, ठीक है, तो उसकी डेंसिटी उसके अकॉर्डिंग होगी। अगर उसका 10 ग्राम हो जाता है तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। और वॉल्यूम से क्या रिलेशन है कि डेंसिटी इंक्रीज तब होगी जब उसका वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। अगर मेरे पास एक सब्सटेंस है जिसका वॉल्यूम है 5, ठीक है, तो उसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। अगर उसका वॉल्यूम मैं कर देती हूँ 10 तो उसकी डेंसिटी और बढ़ गया है। लेकिन अगर मैं उसका वॉल्यूम 1 कर देती हूँ तो बेटा उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतनी डेंसिटी कम, और अगर उसका वो जितना ज़्यादा वॉल्यूम कम होगा उतनी उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल हम एक कंटेनर ले लेते हैं बेटा इस पर्पज़ के लिए, उसमें 2 चीज़ें लेंगे या 2 कंटेनर्स ले लेते हैं, ठीक है। वन इज़ एक्चुअली बी फिल्ड विद गैस मॉलिक्यूल्स, ये हमारे पास हो गए गैस, ठीक है। एक हम ले लेते हैं जो कि फिल है विद लिक्विड मॉलिक्यूल्स, ये क्या है हमारे पास लिक्विड। अब आप मुझे बताएं किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी।
देखें, अगर आप देखें तो बेटा इसने एक स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है, इसने एक स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं किया। ये पूरे कंटेनर को नहीं ऑक्यूपाई कर सकता, लेकिन इसने अपने मॉलिक्यूल्स को इस तरीके से अरेंज किया कि एक स्पेसिफिक रीजन को ऑक्यूपाई किया हुआ है। अगर इसका मैस देखें तो इसमें मॉलिक्यूल्स की अमाउंट कम है, जबकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की अमाउंट ज़्यादा है। इनमें इंटरमोलेकुलर फोर्सेज वीक हैं, इनमें इंटरमोलेकुलर फोर्सेज स्ट्रॉन्ग है। तो वो लिक्विड की डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसका मैस ज़्यादा है। मैस ज़्यादा तो डेंसिटी भी ज़्यादा, ठीक है। और वॉल्यूम इसका क्या है, कम है, तो डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा। मतलब मैस ज़्यादा, वॉल्यूम कम, तो डेंसिटी डेफिनेटली ज़्यादा। यहाँ पे देख लें लिक्विड गैस के केस में मैस इसका क्या है, कम, तो डेंसिटी क्या होनी चाहिए, कम डेफिनेटली। अब इसका वॉल्यूम इसने ज़्यादा ऑक्यूपाई किया हुआ है, चाहे सारे कॉर्नर्स ऑक्यूपाई नहीं किए, लेकिन वॉल्यूम इसका क्या है, ज़्यादा, तो डेंसिटी क्या होगी, डेफिनेटली कम। तो दोनों केसेस में मैस कम, वॉल्यूम ज़्यादा, तो डेंसिटी कम। अगर मैस ज़्यादा, वॉल्यूम कम, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। चलें मूव करते हैं कि डेंसिटी का और वॉल्यूम, डेंसिटी का गैसेस पे और लिक्विड पे क्या रिलेशन है। द डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स इज हाई देन गैसेस बट लेस देन सॉलिड्स। सॉलिड्स से क्या हुई, कम हुई। लिक्विड्स की डेंसिटी क्यों ज़्यादा हुई थी, दो वजह से, एक उसके मैस की वजह से और एक उसके वॉल्यूम की वजह से। मैस की वजह से हमने कहा और वॉल्यूम की वजह से कहा। मैस क्या था, ज़्यादा, और वॉल्यूम क्या था, कम, ठीक है। लिक्विड में मैस ज़्यादा था, वॉल्यूम कम था, इसलिए उसकी डेंसिटी ज़्यादा थी। जबकि गैसेस में क्या था, मैस कम था और वॉल्यूम ज़्यादा था, इसलिए उनकी डेंसिटी भी कम थी। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि वाई द डेंसिटी ऑफ गैसेस, वाई द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ गैसेस। हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इन केस ऑफ लिक्विड द मैस ऑफ वॉल्यूम इज मैस ऑफ गैस इज़ less and the volume is greater, and that of liquid, in case of liquid the mass is greater and the volume is less. So greater the mass and lesser will be the volume, result in the higher the density of molecules. अब यहाँ पे एक बेटा क्वेश्चन आता है कि हमारे पास, हम कहते हैं कि जो हमारे पास जो है वाटर ड्रॉपलेट्स या रेन ड्रॉपलेट्स जो हैं, बेटा हम कहते हैं कि रेन ड्रॉपलेट्स जो हैं वो नीचे की तरफ फॉल क्यों करते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्लाउड है, ठीक है, यहाँ से रेनिंग स्टार्ट हो रही है, ये नीचे की तरफ ही क्यों गिर रहे हैं, ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं जा रहे, जबकि गैस के पार्टिकल्स तो ऊपर की तरफ जाते हैं। तो क्या रीज़न होगी कि जो हमारे पास ये लिक्विड फॉर्म में है, जाहिर सी बात है लिक्विड फॉर्म है तो इनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू देयर गैसेज। तो वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में, उसकी डेंसिटी कितनी होती है बेटा, उसकी डेंसिटी होती है 1.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जबकि हमारे पास जो एयर है, मतलब गैसेस हैं, उनकी डेंसिटी कितनी होती है, 0.001 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बेटा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बेटा जितनी भी हमारे पास चीज़ है जिसकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही तेज़ी से नीचे की तरफ मूव करेगा। तो वाटर ड्रॉपलेट्स की डेंसिटी एज़ कम्पेयर टू एयर ज़्यादा, इसलिए रेन ड्रॉपलेट्स नीचे की तरफ फॉल डाउन करेंगे, क्योंकि उनका मैस ज़्यादा, वॉल्यूम कम है। जबकि गैसेस का वॉल्यूम ज़्यादा, जबकि मैस कम है। चलें जी बेटा, एक और बात याद रखनी है कि हर एक जो सब्सटेंस है, हर एक जो लिक्विड है, उसकी डेंसिटी उसके अकॉर्डिंग वेरी करती है। आपने देखा होगा कि अगर हम हनी लेते हैं, ठीक है, तो पानी में नीचे बॉटम पे चला जाता है, जबकि अगर हम कैरोसिन ऑयल लें तो वो बॉटम पे, वाटर की जो लेयर है उसकी बॉटम पे क्या कहते हैं, तैरता रहता है, फ्लोट करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कंटेनर लिया है, ठीक है, इसमें मैं ये पानी फिल कर रही हूँ, ब्लू से मैं पानी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर हनी डालूँ तो हनी क्या करेगा बेटा, नीचे आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर इसी में मैं कैरोसिन ऑयल डालती हूँ तो बेटा वो हम कहते हैं यहाँ पे अपर लेयर पे फ्लोट करता रहता है। क्या, क्योंकि कैरोसिन की डेंसिटी एज़ कम्पेयर टू हनी लेस है। इसकी डेंसिटी क्या है, कैरोसिन ऑयल जिसे हम कहते हैं एस कैरोसिन ऑयल, इसकी डेंसिटी क्या है, लेस है, कम है, और हनी की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। इसलिए जो हनी है वो बॉटम पे बैठ जाएगा, वो जो कैरोसिन ऑयल है वो क्या है, पानी की ऊपर वाली लेयर पे फ्लोट करता रहेगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल बेटा। अल्लाह हाफिज़।